हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। मैं शिवम चौधरी फोगाट आपके अपने SCP टेक्नो PCB चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ है। इस चैप्टर में हम हेल्थ और डिजीज़ के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त करेंगे और आज की इस वीडियो में हम जो जानकारी प्राप्त करने वाले हैं वो बहुत आपकी पुरानी हिस्ट्री से रिलेटेड है। आज की इस वीडियो में हम अलेक्जेंडर द ग्रेट एम्पायर और नेपोलियन के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आपको एक 5 लाख सैनिकों के साथ युद्ध करना है तो आप क्या करेंगे, आपके मन में कैसे विचार आएंगे। ज़रूर आप हिस्ट्री को खोलेंगे और उसमें देखेंगे क्या ऐसा संभव है या ऐसा पहले भी हुआ है। जी हाँ, नेपोलियन बोनापार्ट ने 18वीं शताब्दी में बहुत सारे युद्ध लड़े। उनमें से एक युद्ध उन्होंने रूस के साथ भी लड़ा था जिसको वो हार गए थे। वो कैसे हारे? उनके पास 6,18,000 सैनिक थे, लेकिन यह सुनकर कि उनके पास 6,18,000 सैनिक हैं, जो रूस की आर्मी थी वो बिल्कुल कांप गई थी। यहाँ तक कि शहर में रहने वाले लोग भी शहर छोड़कर चले गए थे। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। रूस की आर्मी डरी हुई थी लेकिन वो फिर भी युद्ध को जीत जाती है। वो कैसे जीतती है? उन्होंने ना तो कोई सुपीरियर मिलिट्री पावर का यूज़ किया, ना ही उन्होंने कोई दिखाया। चलिए हम इसे रिवाइंड करके एक बार समझते हैं कि ऐसा कैसे हो। जैसे ही फ्रांस की आर्मी ने यूरोप के शहर में एंटर किया तभी उनमें ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज़ और रैसेस, फीवर, हेडेक एसेक्ट्रा उनके सिम्टम्स उन्हें दिखाई देने लगे। एक से दूसरे में ये बीमारियां फैलने लगी, ये सिम्टम्स एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो रहे थे। तभी नेपोलियन ने एक निष्कर्ष निकाला कि हमारी आर्मी को ये रूस के जो सिटीज़ हैं ये हमारी आर्मी को सूट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने खूब कोशिश की लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी आर्मी का वहाँ पे लॉस्ट किया और उनके 6,18,000 में से केवल 93,000 सैनिक ही बच पाए। चलिए जानते हैं कि नेपोलियन की जो आर्मी थी उसमें ये प्रॉब्लम्स क्यों हुई। जो नेपोलियन की आर्मी थी, जैसे ही उन्होंने रूस के शहर में एंटर किया उनके पास एक बैक्टीरिया पाया गया, यानी उनमें एक बैक्टीरिया पाया गया जो था रैकेट्सिया प्रोवाज़ाकी, जिससे टाइफस डिजीज़ होती थी। ये बैक्टीरिया ह्यूमन लाइस से फैल रहा था। ह्यूमन लाइस अगर किसी को काट देती थी तो उसके अंदर ये बैक्टीरिया एंटर कर जाता था, या फिर अगर ह्यूमन लाइस की फीसिस कहीं पे गिर जाती थी तो भी ये एंटर कर जाता था ह्यूमन बॉडी में, जिससे सिम्टम्स पैदा होते थे। हमारी हिस्ट्री हमें ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स बता सकती है जिनमें से किंग और क्वींस की लव स्टोरीज भी कट हुई। ऐसे ही एक एग्जाम्पल हम लेते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट का। अलेक्जेंडर द ग्रेट एक मोस्ट सक्सेसफुल कमांडर थे जो 32 साल की उम्र में उनकी डेथ हुई थी। जब वो 30 साल के थे तब वो एंसेंट ग्रीक के एक महान कमांडर थे। उन्होंने एक पूरा अपना साम्राज्य स्थापित किया हुआ था, लेकिन जैसे वो 32 साल के हुए उनकी अचानक डेथ हो गई। लोग उनकी डेथ के बारे में बहुत सारे कारण बताते हैं। उनमें से एक कॉमन कारण है टाइफॉइड फीवर का। टाइफॉइड फीवर सैल्मोना टाइफाई से ये फीवर होता है जो एक बैक्टीरिया है। अगर आप ये सोचते हैं कि ये जो सिम्टम्स थे या फिर डिजीज़ थी ये केवल ग्रेट रूलर्स और कमांडर्स में ही देखे गए, नहीं, आपको ब्लैक डेथ के बारे में जानना होगा। ब्लैक डेथ सन 1346 से लेकर सन 1343 में हुई एक ऐसी घटना है जिसने काफ़ी कोहराम मचाया था। ब्लैक डेथ में क्या होता था? ब्लैक ब्यूबोसिस बन रहे थे जो बाद में डायरिया, फीवर एसेक्ट्रा सिम्टम्स में कन्वर्ट हो जाते थे और लोगों की डेथ हो जाती थी। ब्लैक डेथ ये पहले एक छोटी पॉपुलेशन से स्टार्ट हुआ और एक मेजर स्केल पर पहुंच गया। ब्यूबोसिस से, क्योंकि इसमें ब्यूबोसिस बनते थे, ब्लैक ब्यूबोसिस, इसलिए इसका नाम हमने ब्यूबोनिक प्लेग रखा। ब्यूबोनिक प्लेग ये एक येरसीनिया पेस्टिस बैक्टीरियम से फैल रहा था जो कि ब्लैक रैट से ये आगे बढ़ता था। ब्लैक रैट इधर उधर जाते थे और इस बीमारी को फैला देते थे। इसने यूरोप की 60% पॉपुलेशन को बिल्कुल घटा दिया था, बिल्कुल ख़त्म कर दिया था 60% पॉपुलेशन को। और ये 60% पॉपुलेशन लगभग 80 मिलियन थी। इस प्लेग से
काफ़ी आसानी से बचा जा सकता था। सिंपल हमें केवल कुछ हाइजीन्स का यूज़ करना था, कुछ पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना था। जो लोग इन्फेक्टेड हो गए थे उन्हें कुछ एंटीबायोटिक्स देनी थी, बट ये नॉलेज उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थी, इसीलिए बहुत सारे लोगों को इसने नुकसान पहुंचाया। आज हम क्लीननेस और हाइजीन की इम्पोर्टेंस को समझ गए हैं, पर क्या आज भी हम इन डिजीज़ से सुरक्षित हैं? नहीं, हम अभी भी इन डिजीज़ से सुरक्षित नहीं हैं। आपने सन 2015 में आए स्वाइन फ्लू के बारे में सुना होगा, और जल्दी में इबोला वायरस इन अफ्रीका और जिका वायरस इन साउथ अमेरिका के बारे में भी सुना होगा। और आज के इस समय में कोरोना वायरस पूरी दुनिया में हलचल मचा रखी है। कोरोना वायरस ने, आप कोरोना वायरस के बारे में तो बहुत अच्छे से जानते ही हैं। इसीलिए हम अपनी साइंस की नॉलेज को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, साइंस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करते जा रहे हैं, ताकि इनके प्रतिरोधक हम बना सकें। गुड हेल्थ ये क्या है? आप अगर गुड हेल्थ के बारे में जानेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि मार्केट में गुड हेल्थ देने वाले बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो ये क्लेम करते हैं कि हम गुड हेल्थ देंगे, पर मैं जानता हूँ और आप भी जानते हैं कि हमें उनसे गुड हेल्थ मिलने वाली नहीं है। अगर आप WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पर जाते हैं तो आपको गुड हेल्थ की एक प्रॉपर डेफिनेशन देखने को मिलती है। गुड हेल्थ बॉडी की एक ऐसी अवस्था है जिसमें जो शरीर है वो फिजिकली भी गुड वर्क करना चाहिए, मेंटली भी गुड वर्क करना चाहिए, और सोशल वेलबींग भी होना चाहिए। यही कारण है हम किसी भी टेररिस्ट या फिर मेंटल पर्सन को गुड हेल्दी नहीं बोल सकते। उसे हम नहीं बोल सकते कि वो प्रॉपर हेल्दी है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक सोशल पेन लेता है। बट इस चैप्टर में हम फिजिकल हेल्थ के बारे में जानेंगे, जिसमें हमें अपनी होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखना पड़ता है, जिसमें बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, बॉडी ग्लूकोज लेवल और पल्स रेट के बारे में हमें जानकारी दी जाती है। अगर इनमें से कोई भी कांस्टेंट लेवल पर नहीं होता है तो उसके रिफ्लेक्टेड हमें डिसीज़ हो जाती है। डिजीज़ ये क्या है? डिजीज़ एक शरीर की ऐसी अवस्था है जिसमें बॉडी एक प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाती, या फिर कोई ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता, इसे हम डिजीज़ बोलते हैं। डिजीज़ ये बॉडी के बाहर रहने वाले एजेंट से भी हो सकती हैं, और ये एक दूसरे पर्सन्स में भी, एक से दूसरे पर्सन्स में भी फैल सकती हैं। इन्हें हम कम्युनिकेबल डिसीज़ बोलते हैं, जो एक से दूसरे पर्सन में फैलती हैं। इनमें जिका वायरस, इबोला वायरस, स्वाइन फ्लू और आपका कोरोना वायरस, बर्ड फ्लू एक्सेट्रा हैं। और जो डिजीज़ नॉन कम्युनिकेबल होती है, मीन्स वो एक से दूसरे पर्सन्स में डायरेक्ट ऐसे ही नहीं फैल सकती अगर उनके जेनेटिक संबंध नहीं है, वो केवल जेनेटिक संबंध से एक से दूसरे में फैलती हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक का बटन ज़रूर दबा दें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय। आगे आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे इन डिजीज़ के बारे में डिटेल में। बाय बाय।